तो टीसीपी यूडीपी पता है तेरे को। फिर एक अपना एच टी टी पी है, एच एफ टी पी है और एफ टी पी। बस इतने ही याद है। हाँ, ओके। एक बीजीपी, एक बीजीपी बीजीपी जो मुझे पूछा गया था पर मुझे आया नहीं, तो ये याद है। बीजीपी सर सीसीएनपी का पार्ट है, हम वहां हाँ, कर वो पाएंगे। सीसीएलपी का पार्ट है, हम इसीलिए। बिल्कुल। वो एक्चुअली मैं एक जगह पे तो इंटरव्यू देने गया था, तो वहां से क्या पूछा था, तो मुझे याद क्या नहीं। पूछा गया, क्या पूछा गया फिर आपसे? लाइक बीजीपी क्या है, क्या मतलब ये प्रोटोकॉल कब लगता है, हम्म, फिर क्यों लगाते हैं इसको। ओके। चलो कोई नहीं। तो दो अगर तीन उससे ऐसे आगे की बात किया जाए। दो तीन ऐसे याद है कि एस एफ टी पी है, एफ टी पी है, फिर अपना एच टी टी पी हम्म, है और एच टी टी पी एस है। ठीक है। तो देखो यार, अगर हम बात कर रहेंगे ना अभी, तो हमारे पास जैसे ओएसआई मॉडल की 7 लेयर थी, तो ऐसे ही लेयर हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल की भी होती है। ठीक है। जी। कितनी लेयर होंगी 7 लेयर्स। वैसे? सर टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर 4 या 5 लेयर होती है। ठीक है। ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 होती है, पर टीसीपी आईपी में लेयर हो जाएंगे हमारे पास 4 से 5। अब ये 4 से 5 क्यों है? देखिए क्या होता है ना, जब आप लोग अगर स्टडी कर रहे हैं तो कुछ बुक्स के अंदर वैल्यूज कुछ दी जाती हैं, कुछ बुक्स के अंदर कुछ और अलग वैल्यू दी जाती है ना। तो ऐसा कुछ है भाई, कुछ अगर आप इसकी टीसीपी आईपी मॉडल की स्टडी करेंगे तो कुछ वेबसाइट्स पर कुछ वीडियोस के अंदर आपको ये बोला जाएगा कि 4 लेयर होती हैं, कुछ में बोला जाएगा 5 लेयर होती हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको 4 भी बोल सकते हो और 5 भी बोल सकते हो। ठीक है। क्यों बोल सकते हैं, कैसे है वो देखते हैं। तो हमारे पास लेयर नंबर 5 जो है, इसका रिकॉर्डिंग लेयर ऑन है। नंबर, जी जी जी, रिकॉर्डिंग होने से। ओ, तो जो लेयर नंबर 5 होता है हमारा, उसे बोला जाता है यहाँ पे प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर। इस प्रोसेस एप्लीकेशन लेयर के अंदर ओएसआई मॉडल की 3 लेयर आती हैं। लेयर नंबर 7, लेयर नंबर 6 और लेयर नंबर 5। तो एप्लीकेशन, सेशन एंड प्रेजेंटेशंस तीनों लेयर है। यस, ये तीनों लेयर आपकी आती हैं और टीसीपी/आईपी मॉडल की इस एक लेयर के अंदर। ठीक है। तो फर्दर अब इसके वर्क की बात की जाए तो हम टीसीपी/आईपी मॉडल में प्रोटोकॉल्स की डिटेल्स पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है कौन से वर्क के लिए। ठीक है। तो कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपने कुछ प्रोटोकॉल्स का नाम बताया, क्या क्या था हमारे पास? आपने एक नाम बताया था अभी, जैसे कि एच टी टी पी, एच टी टी पी एच टी एस, टी पी ओके, HTTPS, एस एफ एम टी टी पी, पी TFTP, SMTP, IMAP, POP, DNS, DHCP एंड R login, Telnet, SSH, और क्या होंगे? हाँ, मोस्टली लगभग यही आते हैं यहाँ पे, बाकी तो इसके इंटरनल तो बहुत सारे चलते हैं। ठीक है।
तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि HTTP के बारे में अगर बोला जाए तो ये क्या काम करता है, ये आपका इंटरनेट ट्रैफिक फ्लो करवाने में हेल्प करता है ना। जी। ऐसा ही हमारे पास HTTPS भी है, तो इन दोनों का सेम काम है। सिक्योर बोल लेकिन रहे अब, हैं। हाँ ये सिक्योर है। लेकिन अब बात आती है कि भाई अगर जब सेम काम है दोनों का, तो ये नेटवर्क कैसे पहचान पाएगा कि ट्रैफिक कौन से प्रोटोकॉल से आ रहा है। नेटवर्क की भी तो आइडेंटिफिकेशन होती है। हम्म। तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है प्रोटोकॉल्स का, पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर HTTP का होता है हमारे पास 80। यही पोर्ट नंबर HTTPS का हो जाता है 1080। ठीक है। मल्टीपल भी यूज किए जाते हैं यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि एक ही पोर्ट नंबर फिक्स कर दिया जाता है या फिक्स किया हुआ है। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल मल्टीपल पोर्ट नंबर के ऊपर भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क कंडीशंस, कि आपने भाई आपके नेटवर्क में क्या यूज किया है। ठीक है। मीन्स जो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज किया है तो उसके हिसाब से पोर्ट नंबर होंगे, सिक्योरिटी कम यूज की है तो फिर उसके हिसाब से पोर्ट नंबर होंगे। ठीक है, तो ये चलेगा। अच्छा, FTP और TFTP ये फिर से दोनों एक ही टाइप के प्रोटोकॉल आ गए आपके, जो कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और टी से बनता है आपका ट्राइवियल, TRIVIAL। ट्राइवियल या ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोनों का ही काम फाइल ट्रांसफर करने का है। अब इसके अगर पोर्ट नंबर की बात कर ली जाए तो इनके जो पोर्ट नंबर रहेंगे, FTP का यूज होता है आपका 20 और 21। TFTP यूज करता है आपका 20, सॉरी 69, नोट 20। ठीक है, तो TFTP का पोर्ट नंबर होगा 69। तो मतलब ये सारे नंबर्स है ना, इन नंबर्स के बेस के ऊपर ही आपका पूरा ट्रैफिक जो है वो ट्रेवल करता है अलोंग द नेटवर्क। Okay. तो ये नंबर ही रिस्पॉन्सिबल है सर। नेटवर्क ये एनालाइज कर पाता है नंबर्स के हिसाब से कि ये ट्रैफिक जो है, ये डेटा जो है किस टाइप का डेटा है, कहाँ पे जाना चाहिए। तो इन नंबर्स के बेस के ऊपर आपका पूरा ट्रैफिक डिपेंड करता है यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही SMTP की बात कर ली जाए तो SMTP का जैसे पोर्ट नंबर होता है आपका 25। SMTP है क्या? SMTP एक प्रोटोकॉल है जो कि होता है आपका 70, सिंपल। 25। जी 25। तो ये क्या होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जितने भी आप मेल्स फॉरवर्ड करते हो, सेंड करते हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये SMTP। चाहे आप रेडिफ मेल से कर रहे हो, आउटलुक से कर रहे हो, जीमेल से कर रहे हो, याहू मेल से, कहीं से भी कोई मेल ट्रांसफर कर रहे हो, उस मेल को ट्रांसफर करने के अंदर SMTP आपका काम आता है। ठीक है। आपने कभी ऑफिस में आपके लेवल के ऊपर अगर बात किया जाए तो आउटलुक के ऊपर आप लोग काम करते होंगे कभी। जी। तो आउटलुक को जब आपने अगर कॉन्फ़िगर किया है तो वो स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आपसे पूछता है कि आउटगोइंग प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा और इंटरनल प्रोटोकॉल कौन सा रहेगा। अगर आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की होगी, आपने इसको इंस्टॉल किया होगा, यूज किया होगा। एक्चुअली सर ने किया था बट मैंने ध्यान दिया था इसको थोड़ा सा। मैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल मानते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लिखा होता है SMTP@server.com, ऐसे कुछ करके ना या ये चीजें रखी होती हैं। तो SMTP है कि आपका डिवाइस कैपेबल हो जाए मेल को ट्रांसफर करने के लिए। वहीं अगर IMAP की बात की जाए तो IMAP होता है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट मैं मैसेज समझ। एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये क्या काम करता है, और नीचे इसके जो है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दोनों का ही काम है मेल्स को रिसीव करने का। ये दोनों ही प्रोटोकॉल्स क्या करेंगे, मेल्स को रिसीव करने का काम करेंगे, सेंड करने का सिर्फ SMTP करता है। ठीक है। तो अगर बात कर ली जाए कि IMAP आपका जो है वो कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, तो IMAP यूज करता है सर आपका पोर्ट नंबर 143 और
993। तो ये दो प्रोटोकॉल आपके यूज, दो पोर्ट नंबर यूज होते हैं आईमैप के अंदर। तो देखो 143 कब है, ये एक कंडीशन पे है कि जब आपका डेटा नॉन इनक्रिप्टेड है, यानी कि सिक्योर नहीं है आपका डेटा, तो आईमैप 143 के थ्रू जाएगा नॉर्मली। और अगर आपका डेटा सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, तो आपका डेटा 993 के थ्रू जाएगा। ये मतलब होता है, यानी कि रिसीव करोगे आप उसको। ऐसे ही पीओपी है हमारे पास, पीओपी बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को। इसका जो पोर्ट नंबर है, इसका पोर्ट नंबर है आपके पास 108, 109 एंड 110। इसके तीन नंबर हैं, जस्ट बिकॉज कि इसके तीन वर्जन है, इसलिए। क्या वर्जन है? पीओपी वर्जन 1, वर्जन 2 और वर्जन 3। तो वर्जन 1 108, वर्जन 2 और वर्जन 3, इस तरीके से ये आपके वर्जन्स हैं। इनका काम रिसीव करने का ही रहता है। ठीक है। बोथ पता है, आई मैप और पीओपी बोथ रिसीव के लिए। हाँ, दोनों ही होता है रिसीविंग के लिए। ओके, ठीक है, आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ओके। ठीक है, बट मोस्टली आईमैप का यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, पीओपी का कम यूज होता है। और डीएनएस की बात कर लें तो सर, डीएनएस आपका होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका जो काम रहेगा वो आपका डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने का। तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि कन्वर्ट करता है किसको, डोमेन को, सॉरी, डोमेन इनटू आईपी एड्रेस। तो ये डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करता है और वाइस वर्सा, यानी कि ये रिवर्स भी ऐसा ही करता है। आईपी एड्रेस अगर है तो उसको डोमेन में भी कन्वर्ट करेगा। इसका जो पोर्ट नंबर हमारे पास है, वो पोर्ट नंबर है सर 53 हमारे पास। ठीक है, अब कैसे? सर एक चीज बताइए, डोमेन हमारे पास हजारों लाखों डोमेन है ना? मतलब कि इतनी सारी वेबसाइट है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, और जिनके बारे में पता है वो भी बहुत सारी है। तो आपने, जैसे हम नॉर्मली एक वेबसाइट की बात कर लेते हैं, जैसे लाइक कि कोई भी एक वेबसाइट है, abc.com कर दिया मान लो। ठीक है, तो भाई ये abc.com जहाँ पे चल रहा होगा, इसके बैकग्राउंड में कोई ना कोई तो आईपी एड्रेस होगा, तभी तो ये नेटवर्क पर ओपन हो रही है वेबसाइट, वरना तो बिल्कुल। होती ही नहीं ओपन, है ना? यानी कि यहाँ जहाँ पे ये होस्टिंग है, वहां पे इस होस्टिंग को एक आईपी एड्रेस जरूर मिला होगा। हम्म, लेकिन हम क्या करते हैं, भाई हमें तो नाम से मतलब है, हम तो ये नाम डालेंगे abc.com या जो भी आपकी वेबसाइट है, और आपकी हम्म, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके। तो यहाँ पे डीएनएस आपका काम कर रहा है कि आप डालते हो नेम, बट नेम के साथ क्या है सर, आईपी एड्रेस कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस की क्वेरी जा रही है ना नेटवर्क पर, नेम की नहीं जा रही। क्योंकि नेटवर्क तो हमेशा अपनी टेक्निकल चीजों को समझेगा ना, नाम को थोड़ी समझेगा वो कि नाम क्या है ना? और यहाँ पे टेक्निकल टर्म क्या है, उसका आईपी एड्रेस है। क्लियर? तो अब क्या करेगा भाई, इनडायरेक्टली जब ये नाम को चेंज करके आईपी में कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे जब आप अपनी वेबसाइट ओपन वगैरह करते हो तो abc.com लिखने से झट ओपन हो जाती है ना? अब बाय चांस की मान लो आपको ये आईपी एड्रेस पता है, फॉर एग्जाम्पल ये आईपी एड्रेस आपका मान लो 103.1.10.100, मान के चलो कि ये इसका एक आईपी एड्रेस है इस वेबसाइट का। तो भाई या तो आप ये आईपी एड्रेस लिख लो अपने ब्राउजर में, या आप ये चीज लिख लो। दोनों ही कंडीशन पे क्या होगा सर, एक ही तो वेबसाइट ओपन होगी आपकी जो आपने होस्ट कर रखी जी। है ना? तो ये काम किसका है? ये काम डीएनएस का है सर आपका। तो जितने भी आपकी वेबसाइट्स हैं, जितना भी आपका ऑनलाइन वर्क है, वो इस तरीके से ही ओपन होता है। आपकी जो क्वेरी जाती है वो डीएनएस सर्वर तक जाती है। डीएनएस सर्वर चेक करता है कि यहाँ पे abc.com कोई है या नहीं है। ठीक है, अब abc.com डीएनएस सर्वर को अगर कोई मिलेगा तो वो रिप्लाई करेगा, वरना सर कोई रिप्लाई नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, ओके। तो डीएनएस सर्वर, अगर डीएनएस सर्वर के पास इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ abc.com है जी मेरे पास, तो ये क्या करेगा, abc.com इसको समझेगा कि हाँ ये है मेरे पास। ठीक है,
और दोबारा फिर रिप्लाई करेगा तो यहाँ से रिप्लाई जाएगा, तो हमारे पास क्या ओपन होगा, abc.com ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है आपका। ऐसे ही DHCP है, जिसे बोला जाता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका क्या काम है, पहले इसके पोर्ट नंबर की बात कर लेते हैं। पोर्ट नंबर है इसका जी 67 और 68 होता है आपका। ठीक है, अब इसका काम है कि ये क्लाइंट मशीन्स को ना ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करने में हेल्प करता है। असाइन ऑटोमेटिक आईपी टू क्लाइंट, यानी कि जो भी आपके लोकल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके लोकल लैपटॉप्स होते हैं, उन सभी को जब एक स्विच से कनेक्ट इस तरीके से कर दिया जाता है। मान लो यार यहाँ पे आपके पास 100 डिवाइस है, ठीक है, ओके। 100 डिवाइसेस के ऊपर यार आप मैन्युअली तो आईपी एड्रेस असाइन नहीं करोगे ना, हर एक सिस्टम पर जाके इसको बताओगे नहीं कि ये आईपी है तुम्हारा। आप एक ऐसा सिस्टम चाहोगे कि इनको ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाए, है ना। तो हम्म। उसके लिए यूज किया जाता है DHCP प्रोटोकॉल का। ये प्रोटोकॉल क्या करता है, आपके पास चाहे 100 डिवाइस हो सर, चाहे 1000 डिवाइस हो, ऑटोमेटिकली सभी सिस्टम पर ये आईपी एड्रेसेस असाइन करता चला जाएगा, और ये कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आर लॉगिन, टेलनेट और SSH, ये तीनों एक ही जैसे काम करते हैं। इन तीनों का काम है रिमोट एक्सेस देना। ठीक है, इन तीनों का क्या काम है, रिमोट अच्छा। एक्सेस करना। रिमोट एक्सेस जस्ट लाइक कि हम एनी डेस्क करते हैं, है ना, टीम व्यूवर करते हैं, तो वो क्या है आपका ग्राफिकल। तो आर लॉगिन हो गया आपका ग्राफिकल। ठीक है, जो कि पोर्ट नंबर आपका यूज करता है आर लॉगिन 513। ठीक है, तो ये यूज करेगा 513 पोर्ट नंबर, जो कि रिमोटली एक्सेस कराने में हेल्प करता है डिवाइसेस को। और फर्दर टेलनेट भी रिमोट एक्सेस के लिए काम करेगा, और SSH भी। लेकिन इनका जो पोर्ट नंबर है वो अलग अलग होगा। टेलनेट होगा आपका 23 और SSH होगा 22। तो इनके ये पोर्ट नंबर्स हैं जिसके बिहाफ के ऊपर ये पूरी कनेक्टिविटी स्टेबल रहती है, चलती है। ठीक है, तो ये तो अभी हमने किया जो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर पे है। सर इसके बाद आगे भी तो है। एक डाउट था छोटा सा। जी बताइए। जैसे ये अपना डीएनएस में बोला आपने कि हम किसी वेबसाइट या किसी भी उसको आईपी एड्रेस का नाम देते हैं, ठीक है। जी, अब मैं मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक सिंगल सिंगल आईपी है, क्या मैं उसे मल्टीपल डिवाइसेस को उस पे असाइन कर सकता हूँ? डिपेंड बाय करता है डिफॉल्ट। सर, अगर आप सेम बाय आईपी को डिफॉल्ट। आप डिफरेंट। हाँ। बाय डिफॉल्ट अगर मेरे मतलब एक ही मेक एंड मॉडल के डिवाइसेस है, ठीक है, हम्म तो मुझे उन सबको बाय डिफॉल्ट लॉगिन करने के लिए एक ही आईपी देना है, तो दे सकते हैं? हम्म, एक सेकंड यार, या- एक सेकंड प्लीज। हेलो, हेलो। हाँ, ओके, तो देखो यार क्या होता है कि आप ये बोल रहे हैं कि मैं सर मेरे पास है ना एक डिवाइस है, ठीक है, तो और मल्टीपल मल्टीपल डिवाइसेस है बट अरे सेम मेक एंड समझो मॉडल। समझो, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ।
मान के चलो कि आपके पास ये कोई भी एक डिवाइस था आपका, चाहे वो राउटर हो या स्विच हो या जो भी आपका डिवाइस जिसमें आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो। फॉर जी एग्जांपल इस डिवाइस के अंदर आपने आईपी एड्रेस यूज किया 10.1.1.1 का। अब आप ये चाहते हैं कि सर मेरे पास ये और भी डिवाइस है, इन सभी जी डिवाइसेस के ऊपर मैं यही आईपी एड्रेस यूज करना चाह रहा हूँ जी सेम। तो सर अब ये डिपेंड करता है कि ये डिवाइसेस आपस में कुछ इस तरीके से कनेक्ट हैं, यानी कि सेम नेटवर्क के पार्ट है या डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट है सर। तो ये कनेक्टेड ही नहीं है। जैसे अभी मान लीजिए हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है राउटर हाँ इंस्टॉलेशन का, ठीक है। हाँ हाँ। अभी उसमें मल्टीपल डिवाइसेस हमें इंस्टॉल करने हैं अलग अलग लोकेशन पे, लेकिन अगर हम उन्हें बाय डिफॉल्टली लॉग इन करना चाहें हम्म थ्रू रिमोट, तो उसे हम हम्म। एक सिंगल आईपी पे ही लॉग इन कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट लॉग इन उनका। देखो यार क्या अब होता है कि बाय बाय डिफॉल्ट लॉगिन वगैरह तो आप देखो कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जी ये है कि ये जो आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका एक टास्क चल रहा है अभी, क्या हाँ, ये एक ही लोकेशन का टास्क है ऐसा? नहीं, डिफरेंट अलग डिफरेंट अलग 4 लोकेशन। लोकेशन है, 2-3 लोकेशन आपके पास अलग अलग है ना? जी हाँ तो फिर कोई इशू नहीं है, अगर ये आपका लोकल नेटवर्क है, आईएसपी नेटवर्क नहीं है, तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ओके। अगर यहाँ पे आपका ये पूरा लोकल नेटवर्क चल रहा है तो आप यहाँ भी 10.1.1 यूज कीजिए, ये आपकी दूसरी लोकेशन आ गई, आप यहाँ भी ये यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ भी ये यूज कर सकते हैं, आप यहाँ भी। ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो सर, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आती है कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कौन से डिवाइस को एक्सेस किया होगा? अगर आप रिमोट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो कैसे जी, पता चलेगा? तो उसके सीरियल नंबर और मैक एड्रेस के थ्रू। तो सर अब सीरियल नंबर या मैक एड्रेस आप बार बार देखोगे तो नहीं। मान के चलो कि एक दिन में आपको 3 बार 4 बार एक्सेस करना पड़ गया, नो, तो बार बार तो मैच नहीं मतलब करोगे। बाद में हम उसमें कॉन्फ़िगर कर देते हैं ना स्टैटिक आईपी वगैरह। सर ये तो स्टैटिक आईपी आपने कॉन्फ़िगर कर दिया ना एक्सेस लेने के लिए, अब तो इस आईपी नहीं एड्रेस नहीं, के थ्रू एक्सेस कर ये रहे हो। ये बाई डिफॉल्ट ही मतलब हमें अगर डिवाइस को लॉग इन करना है, मान लीजिए कि डिवाइस अगर रीबूट चला गया, ऑटो रीबूट रहा, बार बार इसे वो किया, ठीक है। हम्म तो रिबूट करने के बाद हमें इसको अगर लॉग इन करना है, तो हम हम्म। इसे बाय डिफॉल्ट लॉगिन एड्रेस पे ही, आईपी एड्रेस पे ही लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद हमें फिर से इसमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी स्टैटिक आईपी। वो तो आपके लोकल कनेक्शन के लिए स्टैटिक आईपी डाल रहे हो ना? हाँ, स्टैटिक आईपी लोकल कनेक्शन के लिए, जैसे नेटवर्क हो गया एयरटेल, उसके ही डिवाइसेस है इंडिया में वेरियस लोकेशंस हाँ पे देखो सेम। कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अगर आप देखो क्या होता है ना कि मान लो राउटर के ऊपर आपने कोई ना आईपी एड्रेस ये आपने डाल दिए, आपके पास राउटर अलग अलग लोकेशन पे रखे थे, आपने यही आईपी एड्रेस कर दिए। अब ये जो आप बात कर रहे हो इसे बोला जाता है लूप बैक। ओके। ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आईपी एड्रेस असाइंड तो है राउटर को डिवाइस को, ठीक है, बट फिजिकली किसी इंटरफेस पे नहीं है। ये एक लॉजिकली आईपी एड्रेस हमने असाइन करके रख दिया कि इन फ्यूचर अगर मुझे इस डिवाइस के साथ रीचेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है, या इसकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं डायरेक्ट इस आईपी को ही पिंग करके ट्राई करूंगा। अगर ये आईपी मेरा रीचेबल है उसका मतलब है कि मेरा राउटर भी सही चल रहा है, मेरा कनेक्शन भी रीचेबल है। ओके। जी। तो यहाँ पे क्या होता है राउटर्स के अंदर, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उस टाइम में आपको और अच्छे से ये चीजें मतलब समझ में आ जाएंगी कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ। बेसिकली ये एक इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस दिया और वो इंटरफेस आपने खुद लॉजिकल बनाया, वहां पे कोई फिजिकल इंटरफेस नहीं है। ठीक है। जैसे कि डिवाइसेस के ऊपर होता है फास्ट इथरनेट 0x0 या गीगाबिट इथरनेट, हमारे पास लैन पोर्ट या लैन कार्ड लगे होते हैं, है ना? तो ये किसी लैन कार्ड या लैन पोर्ट का आईपी एड्रेस नहीं दिया, हमने दिया लूप बैक का आईपी एड्रेस। यानी कि एक लॉजिकल इंटरफेस हमने बनाया, एक लॉजिकल लैन कार्ड हमने बनाया, उसे एक आईपी एड्रेस असाइन किया है ये, जिसे हम डिवाइस एक्सेस आईपी भी बोल सकते हैं। ओके। जी। ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाले हैं, जितने भी लगभग हमने यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स देखे हैं इन सभी का हम कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जरूर हम इसको करने वाले हैं आगे चलकर। ठीक है। जैसे लाइक डीएनएस है, डीएचसीपी का है, टेलनेट का है, एसएसएच का है, हमारे पास टीएफटीपी का है,
FTP TFTP एक ही बात है, उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। HTTPS और HTTP ये भी बिल्कुल नॉर्मल थिंग्स है। तो अगर थोड़ा सा सिक्योरिटी की साइड हम देखें, थोड़ी सी अगर एडवांस लेवल के ऊपर चीजें देख पाएंगे, तो हम इस लेवल को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये ब्राउजर बेस अपना काम करता है ना। ये ओके। सारा ब्राउजर बेस का है, इस वजह से। तो ये सारा ऑलमोस्ट आपका प्रैक्टिकल का ही सेशन रहने वाला है। आज आज सिर्फ मैंने आपको ये बेसिक बताया है कि कौन काम क्या कर रहा है, ठीक है, ताकि आगे जब मैं एक या दो क्लास के बाद जब मैं आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट करूं, हालांकि अभी तो एक दो क्लास के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि IP एड्रेस का सेक्शन आपका थोड़ा सा वीक होगा आई थिंक। और अगर वो ज्यादा बेटर है तो हम बहुत आगे, मतलब जल्दी इसको प्रोसीड कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है। क्योंकि एक दो और भी हैं जैसे आपके बैच के अंदर, हो सकता है कि वो उनको किसी को पता ही नहीं है IP एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है ना। हालांकि आपको फिर भी नॉलेज है उस चीज की, तो हमें उस साइड भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, वरना कोशिश यही रहेगी कि इक्वालिटी के साथ सभी को एक बार इक्वल हो जाए हर एक टॉपिक पर। उसके बाद हम प्रैक्टिकल्स की तरफ चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा हमारा, है ना। ठीक है, तो ओके। देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही करें फिर। नो इश्यू। वैसे भी वो पहले ही ज्यादा, फिर ज्यादा हो जाएगा तो फिर उनके लिए भी थोड़ा वो होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ तो थोड़ा हल्का फुल्का ही करेंगे अभी। लेकिन सर एक बात है बस, कि अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा जरूर करवा रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल्स के टाइम पे मैं ऐसे बीच में स्टॉप नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। वो प्रैक्टिकल होगा वो पूरा ही होगा, और आपको नेक्स्ट डे सेशन से पहले पॉसिबल हो तो आपको मुझे वो लैब कंप्लीट करके भी देनी पड़ेगी, ठीक है। नो इश्यू। हाँ, तो बाकी लैब तो बिल्कुल छोटी छोटी बनने वाली है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपके टॉपिक्स चलने वाले हैं, या जिस तरीके से मैं आपको टास्क देने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से अपनी को थोड़ा सा प्रिपेयर करके चलना होगा आगे तक के लिए, ठीक है ना। श्योर श्योर। जी, चलो ओके, फिर मिलते हैं, आप भी अपना कंटिन्यू कीजिए। ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम, बाय बाय। बाय।